थैंक यू ऑल ऑफ यू साथियों। हम लोग आज चर्चा करेंगे टेस्ट नंबर 105 के प्रश्नों के बारे में। कह रहा केबल में ऊष्मा की उत्पत्ति का कारण क्या है साथियों। तो हम सब जानते हैं हमारी जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसके लेयर की संरचना किस हिसाब से होती है। सबसे पहले आपका कंडक्टर होता है, 1 2 3 यहाँ पर क्या है कंडक्टर, इसीलिए यह कितने कोर का केबल होगा, ये 3 कोर का केबल होगा। कितने कोर का केबल होगा, 3 कोर का केबल होगा। आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारे कंडक्टरों की संख्या जितनी होती है उसके आधार पर हम कोर को कंसीडर करते हैं और वही नाम केबल का देते हैं। अब ये तीनों कोर को आपस में एक दूसरे से सेपरेट होना है, नहीं तो तीनों आपस में क्या करेगी, शॉर्ट कर जाएगी। इसलिए इसका इंसुलेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इम्परजिनेटेड पेपर का प्रयोग करते हैं। इम्परजिनेटेड पेपर जो होता है उसी को हिंदी में संश्लेषित कागज कहते हैं। और उसके द्वारा तीनों को हमने क्या किया, लपेट दिया। और उसको लपेटने के बाद आप जानते हैं कागज नमी सोखने के बाद इसकी कुचालकता क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब कुचालकता कम हो जाएगी तो शॉर्ट करने की संभावना ज्यादा होगी निश्चित रूप से। तो इससे भी बचने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर साथियों हम एक लेयर लगाते हैं और वो लेयर आपका क्या होता है, शीथ। अगर यह शीथ साथियों शीशे का हमने दिया है तो नाम होगा लेड शीथ। अगर हमने मेटल का दिया है साथियों तो नाम क्या होगा, मेटालिक शीथ। मेटल के शीथ के लिए कौन सा मटेरियल लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है नमी के अवशोषण से रोकना। नमी अवशोषण से जब रुकेगी तो आपका इंसुलेशन मजबूती के साथ बना रहेगा। अब ये कांच का जो आपका शीशे का आवरण आपने चढ़ाया है वह भी तो डैमेज हो सकता है, यांत्रिक खतरा उसको भी तो है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जूट वगैरह की बेडिंग करते हैं, गद्देदार परत बनाते हैं जिससे जर्क को यह क्या कर सके, सह सके और सीधा आपके इस मेटल पर या फिर आपके लेड पर असर ना पड़े। अब सिर्फ गद्दा रखने से काम नहीं चलेगा, अगर कोई हैवी चोट लग गया तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ आर्मरिंग करते हैं। और आर्मरिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जीआई या स्टील का रड लेते हैं और उस रड के छल्लों को बना करके उसके ऊपर कवर करते हैं। और इसके बाद मौसम से सुरक्षा के लिए साथियों हम ऊपर में सर्विंग करने का काम करते हैं। तो सबसे ऊपर का लेयर आपका सर्विंग है और सबसे नीचे का भाग, केंद्रीय भाग क्या है, कोर है। इसी तरह से इसकी संरचना बनी हुई रहती है। आपसे पूछा जाए यांत्रिक सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो आर्मरिंग का होता है। नमी से बचने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, लेड शीथ का होता है। विद्यार्थियों अब आपसे कह रहा है कि हमारे कंडक्टर के अंदर जो हीट लॉस हो रहा है जिसके वजह से केबल में हीट लॉस होगा। आप जानते हैं हीट लॉस का जो जन्म है H बराबर I² R × T के कंसेप्ट से हुआ है, जो कि आपके जूल का क्या है साहब, नियम है, जूल का लॉ है साथियों, उसी से यह हुआ है। तो किन किन कारणों से हो सकता है, हमारे कॉपर के कंडक्टर में I² R से भी क्या होता है, हीट लॉस होता है। अगर आपकी क्या हो जाए साहब, विद्युत रोधन में परावैद्युत लॉस होता है तब भी क्या होती है, हीट लॉस होता है। धात्विक आवरण और कवच में यदि हानियां होती हैं वह भी किस रूप में परिलक्षित होती हैं, हीट लॉस के रूप में। तो इन सभी के कारणों से क्या होता है, आपके केबल में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। इसलिए आंसर कौन सा लेंगे, डी नंबर लेंगे। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सप्लाई लाइन के आर पार एक कैपेसिटर लगाया जाता है। विद्यार्थियों हम सब जानते हैं मेरा जो कैपेसिटर है वह कैसी करंट हमें प्रदान करता है साहब। तो कैपेसिटर जब हम लगाते हैं तो हमेशा याद रख लीजिए, अगर वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया है तो मेरी करंट सदैव क्या करेगी, लीड करेगी साहब। और जब करंट लीड करती है तो मेरा पीएफ भी नेचुरली क्या करेगा, लीड करेगा। तो पावर फैक्टर के मात्रा को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और विद्यार्थी आप जानते हैं पीएफ का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो आपका 1 होता है। ये कब मिलेगा साहब, जब आपकी लोड क्या होगी, रजिस्टिव होगी। रजिस्टिव लोड होगी तो क्या होगा, वोल्टेज करंट दोनों सेम फेज में होगा। ऐसी परिस्थिति में फ्लक्स फाई का मान 0 होगा
और तब आप आएंगे पीएफ बराबर, आप जानते हैं cos फाई होता है, cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा विद्यार्थी। तो रजिस्टिव लोड होने पर यह स्थिति पैदा होती है और मेरा पावर फैक्टर कितना बन जाता है साहब, 1 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा, शक्ति गुणक सुधारने के लिए ये स्टैटिक कैपेसिटर विधि है जिसके माध्यम से पावर फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सुधारने का काम कर रहे हैं विद्यार्थी। इसके अलावा दो और मेथड होता है, एक आपका सिंक्रोनस कंडेंसर के माध्यम से पावर फैक्टर को सुधारा जाता है, जो सिंक्रोनस कंडेंसर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है, जब नो लोड पर संचालित होती है तब ऐसा होता है। और दूसरा आपका होता है फेज एडवांसर, क्या होता है साहब, फेज एडवांसर, उसका प्रयोग करके भी विशेष रूप से हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करते हैं। फेज एडवांसर का विशेष इस्तेमाल आपको कहां किया जाता है, इंडक्शन मशीन में किया जाता है, इंडक्टिव लोड के केस में किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। अगला है साहब, कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है। उत्पादन तो हम कम पे करते हैं और संचरण ज्यादा पर करते हैं। ऐसा इसीलिए साहब क्योंकि हाई वोल्टेज पर संचरण करने से हमारी साहब ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होती हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस हमारी साथियों कम हो जाती हैं। साइज ऑफ कंडक्टर, यानी अगर हम यहां लिखें वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर भी आपका रिड्यूस करता है। और जब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिड्यूस करता है तो आपकी कॉस्ट भी क्या होती है, घट जाती है। और इन सारे चीजों के होने से आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट घटता है, वॉल्यूम कंडक्टर का साहब कम होता है, ट्रांसमिशन लॉसेस आपकी कम होती है, वॉल्यूम के कम होने से वजन कम होता है, वजन के कम होने से आपके टावर्स वगैरह का कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। ये फायदा है आपका साहब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने से। और कम वोल्टेज पे जनरेशन करने से क्या होती है, इंसुलेशन की लागत आपकी धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं वोल्टेज का मान जितना कम होगा इंसुलेशन उतना पतला होगा, वोल्टेज का मान जितना बढ़ेगा इंसुलेशन उतना बढ़ेगा। क्योंकि आपको याद है साथियों, द मैग्नीट्यूड ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज रेटिंग। इंसुलेशन की थिकनेस किसके साथ समानुपाती होती है, वोल्टेज रेटिंग के। तो मेरा राइट आंसर क्या है, जनरेटर की इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ये मेरा मुख्य वजह है, इसीलिए हम लोग कम वोल्टेज पर क्या करते हैं साहब, उत्पादन करने का काम करते हैं, क्योंकि जनरेटर में इंसुलेशन भी एक बड़ा मायने रखता है। और बल्क पावर के जनरेशन के लिए आपको एसी मशीन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। किसी पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर, साहब आप लोग जानते हैं लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड होता है। वैज्ञानिकों आप हमेशा जानते हैं किसी भी हाल में मेरा एवरेज लोड सदैव कम होगा, किससे साहब, मैक्सिमम डिमांड से कम होगा। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो मेरा लोड फैक्टर ऑलवेज क्या होगा साहब, लेस देन 1 होगा। क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो क्या जवाब दीजिएगा आप, औसत लोड बटा अधिकतम मांग का जो अनुपात है उसी को क्या कहा जाता है, लोड फैक्टर कहा जाता है। चलिए सरकार आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है इकोनोमाइजर। विद्यार्थी जी हमारे थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर एक बहुत ही उपयोगी तत्व होता है, एलिमेंट होता है, और ये खास करके बॉयलर एसेसरीज का क्या है, एक हिस्सा है साथियों। क्यों बॉयलर एक्सेसरीज हम कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या काम किया है, तो ये बॉयलर आप देख लीजिए कैसा बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, क्योंकि फायर यहाँ नीचे है और वाटर आपके इस ट्यूब के अंदर से जा रहा है। तो हमारी बॉयलर दो तरह की होती है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरी फायर ट्यूब बॉयलर होती है। फायर ट्यूब बॉयलर में आग आपका हॉट फ्लेम कहाँ होता है, ट्यूब के अंदर होता है, और पानी आपके केबिन के भीतर रहती है। तो इसमें आपका आग है नीचे और मेरे ट्यूब में क्या है साहब, पानी। अब ये पानी जब गर्म हुआ तो गर्म होकर के यह क्या बनाता है, बॉयलर में स्टीम बनाता है,
और स्टीम जो है आप कहां पर स्ट्राइक कराते हैं, स्टीम टरबाइन पर, और स्टीम टरबाइन पर हाई प्रेशर के साथ जब स्टीम जाती है तो मेरी टरबाइन घूमती है। साथियों आप जानते हैं स्टीम टरबाइन हाई स्पीड टरबाइन हुआ करती है, और अब जो यहां पर ये स्टीम टरबाइन सिर्फ प्रेशर का उपयोग करके, बल का उपयोग करके घूम जाती है, वह साहब आपके वाष्प को पीने का काम नहीं करती है। उस वाष्प को वापस हम क्या करते हैं, कंडेंसर के माध्यम से कूलिंग टावर के द्वारा उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा होने के बाद दोबारा फीड वाटर पंप के द्वारा फिर से इसको देते हैं। और दोबारा जब देते हैं साहब तो डायरेक्ट बॉयलर को नहीं देते, दोबारा जब देते हैं तो इकोनोमाइजर को देते हैं साहब। इकोनोमाइजर जैसे बाबा धाम आप लोग जाते हैं और कम ही दूरी पर आपको बहुत बार घुमाता है, इस तरह से आपका पाइपिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, और इसके भीतर क्या रहता है साहब, फ्लू गैसेस। ये जो बॉयलर की गैस यहां से निकली है, यहां गर्म जो हुआ है हीट, तो वह हीट का कुछ भाग जो आप चिमनी से बाहर निकालिएगा, पॉल्यूटेड सेक्शन वाला भाग, उसमें जो हीट रहता है उस हीट को एब्जॉर्ब करके बाईपास करा करके उसे हम फ्लू गैस कहते हैं साहब। क्या कहते हैं, फ्लू गैस कहते हैं, गर्म हवा कहते हैं। वो गर्म भाग कहां जाता है, आपके इसी पाइप वाले संरचना इकोनोमाइजर से होकर के पास करता है। तो हमारी जो ठंडा पानी आई है फीड वाटर पंप से, इसके माध्यम से यह आपके ऊपर जाती है। परिणाम यह होता है कि इस ट्यूब के भीतर पानी आपके फ्लू गैस के माध्यम से गर्म हो जाती है। अब गर्म होने के बाद तब उसको कहां भेजते हैं साहब, बॉयलर में भेजते हैं। मान लीजिए मेरे बॉयलर में हमको 250 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना था, और यहां यह कितने पे पहुंच गया, 150 से पहुंच गया, तो बॉयलर में मात्र 100 डिग्री सेल्सियस ना आपको जोड़ना पड़ा, तो आपको 100 के लिए ही ना फ्यूल देना पड़ा, तो आपकी फ्यूल की बचत हुई कि नहीं हुई। तो फ्यूल की क्या होती है, बचत होती है। कितनी बचत होती साहब, 5 से 15% की बचत होती है। परिणाम क्या होता है, मेरे बॉयलर की इफिशिएंसी, साथियों याद रखिएगा, मेरे बॉयलर की इफिशिएंसी क्या होती है, बॉयलर की दक्षता साहब बढ़ जाती है। कितना बढ़ती है, 6 से 10% तक आपकी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए यह क्या होता है, काफी फायदेमंद और अच्छा माना जाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया साहब, बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए हम इकोनोमाइजर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। अगला है जल गर्म करने का साधन, पानी गर्म करने का साधन यानी वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। ये सब के जो तापक हैं, इसके जो हीटिंग एलिमेंट हैं, किस सिद्धांत पे काम करते हैं साहब, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। किस पर काम करते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। और यह जो उष्मीय प्रभाव है वह जूल का नियम H बराबर I² RT का पालन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और जो एलिमेंट हम यहां पर लेते हैं साहब, याद रखना, इन सभी तत्वों में जो हीटिंग एलिमेंट लिया जाता है वो हीटिंग एलिमेंट किस चीज का होता है साहब, नाइक्रोम का बना होता है। यह हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। जिस सर्किट ब्रेकर में कोई मरम्मत के लायक पुर्जा नहीं है, क्या होता है साहब, MCB होता है। वो सॉकेट जिसमें कोई मरम्मत संभव नहीं है, स्विच विद सॉकेट, खराब होगा तो नया लगाना पड़ेगा विद्यार्थी जी। तो हमारी क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती हैं। और आप जानते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपका स्विच के रूप में भी काम करता है एवं आपके रिले के रूप में भी काम करता है साहब। ये ऊपर होती है तो चालू रहती है और नीचे होती है तो ऑफ हो जाती है। इसका प्रचालन समय क्या होता है साहब, 0.02 सेकेंड होता है साहब। ये फ्यूज से स्लो परफॉर्म करता है लेकिन इसकी विश्वसनीयता अच्छी होती है। इसमें साहब बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी खासियत है। इसका सामान्य रेटिंग की अगर बात करें तो 0.5 एम्पियर से मिलना चालू होता है और 63 एम्पियर तक के रेंज में होता है। पहले तो 2 एम्पियर से चालू होता था, उससे कम का आता नहीं था। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है तो 0.5 एम्पियर तक का भी हम लोग बनाना शुरू कर दिए हैं साहब, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है।
सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग। साहब सब लोग जानते हैं सोडियम वेपर लैंप कैसा लैंप है, एक वर्णीय प्रकाश देता है। क्या करता है? एक वर्णीय प्रकाश देता है, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसा होता है साहब? पीला होता है। लेकिन साहब इसका संचालन का समय ध्यान रखिएगा, संचालन समय 10 से 15 मिनट का होता है। 10 से 15 मिनट में जब पूरी तरह से आपकी अंदर में डिस्चार्ज हो जाती है तब जाके यह पीला रंग देता है, नहीं तो उससे पहले प्रारंभ में हल्का लाल गुलाबी प्रकाश देता है। याद रखिएगा साहब, प्रारंभिक स्थिति में यह क्या करता है साहब? हल्का लाल गुलाबी प्रकाश देने का काम करता है। साहब इसकी CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होती है? कम होती है, लगभग कितनी? 22 होती है। विद्यार्थी इसका कार्यकाल कितने का होता है? इसका कार्य समय जो है याद रखिएगा नॉर्मली 3500 आवर्स का होता है। लेकिन साहब जी अगर हम यहीं पर बात करें हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की बात करें, किसकी बात करें? हाई प्रेशर मरकरी वेपर नहीं, हाई प्रेशर सोडियम वेपर। क्या करें? हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की बात करें तो याद रखिएगा इसका वर्क क्या होता है? आवर 24,000 से लेकर के 30,000 घंटे तक हो जाता है। समझ गए? अगर कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? 3500 के आसपास बोला करते हैं। स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग होता है। हमेशा कैसे स्थापित करना चाहिए? हॉरिजेंटली करना चाहिए, वर्टिकली इसको नहीं। वर्टिकली हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां भी जो लगाया गया है तो दोनों तरफ से कैसे है? ऐसे लगाया गया है विद्यार्थी जी, समझ गए कि नहीं? तो आजकल तो हमने इसको रिप्लेस करके किसका यूज करना शुरू किया? LED का शुरू कर दिया। हर जगह क्या कर रहे हैं सरकार? LED का यूज कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आइए आगे बढ़े। सबसे अच्छा CRI विद्यार्थी जी किसका होता है? बच्ची तुम बताओ। सूर्य का होता है। सूर्य के बाद कौन सा बल्ब? इनकैंडेसेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब। समझ गए? CRI का पूरा नाम कलर रेंडरिंग इंडेक्स है, रंग प्रतिपादन सूचकांक होता है। जो जिस रंग का पदार्थ है वह उसी रंग का दिखाई देना चाहिए, यानी लाल शर्ट आपका ब्लू ना दिखे और ब्लू शर्ट आपका ब्लैक ना दिखे, यह ध्यान रखना है। समझे कि नहीं? तो वो समस्या हमारी हो जाती है। मॉल सब में जाते हैं कितना चकाचक करता रहता है, खराब से खराब चेहरा भी सुंदर लगता है, खराब से खराब कपड़ा भी सुंदर लगता है। और जब घर लेके आ जाते हैं साहब और सुबह पहनते हैं, देखिए ब्लू खरीदे थे मैरून कलर निकल गया। अब PM मॉल कौन जाएगा लौटाने के लिए? है कि नहीं? अच्छा तुम लोग अभी नाप रहा था CRI कितना है अभी तुम दोनों मिलके? ना वैज्ञानिक है, हमको लगा कि इस कमरे में कितना CRI मेजर कर रहा है। हेलोजन फ्लड लैंप का वाइजर साहब पॉपुलर क्वेश्चन है, BSPS ने भी पूछा था साहब। किसका बना है? कांच का बना है। साथियों याद रखिएगा क्या कि हमारी हेलोजन लैंप इसका नाम इसलिए है साहब क्योंकि इसमें हेलोजन ग्रुप की गैसेस क्या होती हैं? भरी जाती हैं। तो हेलोजन ग्रुप की गैसेस आपकी कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हम लोग भरते हैं। विद्यार्थी याद रखिएगा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। यह जो आपका लैंप है ना हेलोजन लैंप, इसकी विशेषता जरा जान लीजिए। इसका एफिशिएंसी मात्र कितना होता है साहब जी? 25 से लेकर 35 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। और साहब यह कितने कितने वाट में पाया जा सकता है? 300 वाट का, 500 वाट का और साहब जी 1000 वाट का, इतने रेंज का यह हुआ करता है। वाटेज में कितने वोल्ट पर संचालित होता है? ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 से लेकर के 250 इसका हुआ करता है साहब, ये ध्यान रखिएगा। और हम लोग इसका प्रयोग शादी विवाह फंक्शन में, स्टेडियम में, प्रकाश लाइट वगैरह में, ये सब में इसका उपयोग करते हैं। यह भी आपके विद्युत धारा के हीटिंग प्रभाव को ही स्वीकार कर रहा है। गर्मी बहुत देता है साहब, इसीलिए वीडियो कैमरा वाला सब जो रखता था एक जमाने में, तो उस समय क्या होते थे, जो लोग जाड़े के मौसम में स्वेटर वगैरह नहीं पहने हैं, वीडियो कैमरा वाले के साथ साथ पीछे पीछे ही रहा करते थे। राइट आंसर आपका क्या होगा? कांच हो जाएगा।
अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई, बिना लाइट के अंधेरे में भी कैमरा से झकाझक रोशनी पिक्चर क्लियर खींच लेता है कि नहीं है? तब इसीलिए कपड़ा पहनना पड़ता है, मतलब जाड़े का कपड़ा पहनना पड़ता है, स्वेटर वगैरह पहनना पड़ता है। कपड़ा तो पहनना ही है, लेकिन जाड़े का कपड़ा पहनना। निम्नलिखित में से लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम होता है, ऑपरेटिंग टाइम किसका कम होता है साहब? साहब जी, फ्लोरोसेंट लैंप जो है ना लगभग 15,000 आवर्स होता है। मरकरी वेपर लैंप आपका यह भी जो है 20,000 के आसपास होता है साहब, ध्यान रखिएगा। मरकरी वेपर लैंप कितना होता है? 20,000 आवर्स होता है। सोडियम वेपर लैंप अगर हम हाई प्रेशर की बात करें, हाई प्रेशर की बात करें तो यह भी 24,000 से ऊपर हो गया। एलईडी तो सब लोग जान रहे हैं 50,000 आवर्स होता है। इस दृष्टिकोण से साहब यहां 1 जीरो और देना होगा तब 20,000 होगा। तो हमारा विद्यार्थी जी याद रखिएगा, इस दृष्टिकोण से मेरा आंसर कौन बैठता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोसेंट बैठता है। लेकिन एक सावधानी याद रखिएगा, अगर सोडियम वेपर लैंप को लो प्रेशर कंसीडर किया जाए, अगर क्या किया जाए? लो प्रेशर कंसीडर किया जाए तो मात्र 3500 आवर ही यह इसकी लाइफ होती है। कितनी होती है? मात्र 3500 होती है। उस परिस्थिति में मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों सावधानियों को याद रखिएगा। लेकिन प्रायः जो क्वेश्चन परीक्षा में अलग अलग जगहों पे पूछा गया है, वहां पर जितना भी आयोग है सब इसको हाईए लेके माना है और फ्लोरोसेंट को लेके चला है। अगर फ्लोरोसेंट के जगह हम सोलर लैंप दे दें तब आंख बंद करके आपको क्या करना पड़ेगा? सोडियम पर टिक लगाना पड़ेगा। तब आपको मानना होगा कि लो प्रेशर है और 3500 ही इसका लाइफ है विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़े साहब। अगला प्रश्न, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रश कितने से जुड़ा रहता है? कम से कम साहब 2 कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है। ऐसी परिस्थिति में YC का मान +-2 होता है। +2 लेंगे जब प्रोग्रेसिव होगी, अब -2 लेंगे जब रेट्रोग्रेसिव होगी साहब। YC यहां क्या है? कम्यूटेटर पिच है। विद्यार्थियों, अगर आपका डुप्लेक्स है और लैप है तो उस परिस्थिति में A का मान MP यानी M का मतलब 2P होता है, यानी आपके पोल के दोगुने क्या होंगे? समानांतर पथ होंगे। अगर हम कह दें कि 4 पोल है तो कितना समांतर पथ होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा विद्यार्थी जी। ट्रिप्लेक्स होगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। क्वाड्रप्लेक्स होगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। सिंप्लेक्स होगा तो 4 गुना 1 4 ही रहेगा। लेकिन किसी भी हाल में पोल की संख्या से कम तो हो ही नहीं सकता है। कौन सी वाइंडिंग में पोल की आपके साहब समांतर पथ की संख्या कम हुआ करती है? वेव वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या क्या होती है? कम होती है। विद्युत वाइंडिंग में किस विसंवाहक सामग्री का, विद्युत वाइंडिंग में कौन से मटेरियल का इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं साहब? तो कॉइल पिच तो बात ही उल्टा हो गया, रबर तो करेंगे नहीं, फाइबर ग्लास की कोई नीड नहीं है। प्रेसपॉन पेपर का साहब इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? प्रेसपॉन पेपर का करते हैं। लपेटने में बहुत सुविधाजनक होता है, बीच बीच में फंसा करके वाइंडिंग को टाइट करने में भी क्या होता है? सही रहता है। हाँ विद्यार्थी, प्रेसपॉन एक पेपर है, इंसुलेटिंग पेपर है विद्यार्थी, समझ गए? अभी तक मैं तीसरा बार ये पढ़ रहा है, उसके बावजूद प्रेसपॉन पूछ रहा है। और ये प्रेसपॉन की चर्चा आज से 1 सप्ताह पहले जो हमने किया था साहब, AC/DC मशीन वाइंडिंग, वहां पर भी चर्चा किया था। प्रेसपॉन का चर्चा अभी 12-13 दिन पहले अंडरग्राउंड केबल हमने पढ़ाया था, वहां पर भी चर्चा किया था। इतना मेमोरी स्ट्रांग रहेगा, कोई माँ का लाल नौकरी होने से रोक नहीं सकता। सही बात है कि नहीं है? तब इसी तरह से मेहनत करके पढ़ना है, तब ना फिर अगला बार और आइएगा, है कि नहीं है? इसी बार सबको नौकरी लग जाए तो अगला बार कोई अबे नहीं करेगा, हमको भी लाइन चेंज करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है ये सब होना चाहिए। मशीन के 2 निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी साहब, यानी एक पोल यहां है और दूसरा पोल यहां है, और इसके बीच का यह जो दूरी है इसे क्या कहते हैं साहब?
पोल पिच कहते हैं। क्या साहब इसको पोल स्पैन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। पोल पिच कितना गैप होता है? 180 डिग्री का होता है। गणितीय सूत्र बताइए साहब पोल पिच का क्या होता है? इसका गणितीय सूत्र सरकार। पोल पिच YP बराबर क्या होता है साहब जी? याद रखिएगा, स्टेटर खांचों की संख्या बटा पोल की संख्या, S/P। S आपकी क्या है? स्टेटर नंबर ऑफ स्लॉट्स। सबसे आसानी से लिख दीजिए, S क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट्स। अब बटा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पोल्स। तो हमको क्या मिल जाएगा साहब? पोल पिच मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और एक छोटी बात याद रखिए, अगर मेरे पोल स्पैन और कॉइल स्पैन का मान बराबर हो तो कौन सी वाइंडिंग होगी? फुल पिच वाइंडिंग होगी। अगर फुल पिच वाइंडिंग होगी तो पिच फैक्टर कितना होगा? अगर मेरा साहब पोल स्पैन से छोटा कॉइल स्पैन हो, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगा। शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी तो आपका KP कितना होगा? पिच फैक्टर 1 से कम होगा। याद रखिएगा साहब, क्वेश्चन बार बार आता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग को चॉर्डेड पिच वाइंडिंग कहते हैं और उस वाइंडिंग के केस में मेरा पिच फैक्टर 1 से कम होता है। फुल पिच वाइंडिंग के केस में मेरा पिच फैक्टर 1 के बराबर होता है। समझ गए? और जब शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं तो कॉइल को बैलेंस बनाने के लिए हमको किसका नीड पड़ता है साहब? डमी कॉइल का यूज पड़ता है। किसका नीड होता है? डमी कॉइल का, क्योंकि डमी कॉइल हमारे कॉइल को यांत्रिक बैलेंस प्रदान करने का काम साथियों करता है। और एक बात याद रखिएगा, हमारे ऐसा करने से, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होने से आपकी क्या बचत होती है? कॉपर की बचत होती है। और क्या होता है साहब? हार्मोनिक्स भी आपका रिड्यूस करता है। ये सारी खासियत होती है। तो कुछ फायदे भी होते हैं और थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। चलिए आगे बढ़ते विद्यार्थी। कह रहा है कि सिंक्रोनस कंडेंसर डैश होता है साहब। तभी मैंने चर्चा किया था, सिंक्रोनस कंडेंसर ओवर एक्साइटेड नो लोड पर संचालित सिंक्रोनस मोटर होती है। क्या होती है? ओवर एक्साइटेड नो लोड पर संचालित सिंक्रोनस मोटर होती है। और आप सब जानते हैं सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट गति पर चलती है। सिंक्रोनस मोटर डबल एक्साइटेड मशीन होती है। उसके स्टेटर को 3 फेज AC देना पड़ता है और रोटर को साहब क्या देना पड़ता है? DC सप्लाई देना पड़ता है। तब भी स्टार्ट नहीं होती, फिर से पोनी मोटर लगाना पड़ता है, डैम्पर बार लगाना पड़ता है साहब। ये सब हम लोगों को करना पड़ता है और तब स्टार्ट होती है। विद्यार्थी इसका इस्तेमाल लोड को संचालित करने में नहीं करते, इसका इस्तेमाल पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में और इसका इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेशन को भी मिनिमाइज करने में करते हैं। और आप जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा विद्यार्थी उतना जबरदस्त माना जाएगा। लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन कंसीडर्ड एज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपका जवाब क्या होगा विद्यार्थी जी? यांत्रिकी लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। साहब जी तुल्यकालिक मोटर का उपयोग कहां है? जवाब आपको मिल चुका है। वोल्टेज रेगुलेशन को ठीक करने में और पावर फैक्टर को सुधारने में यूज करते हैं। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। अब कह रहा है एक अल्टरनेटर से किसी उद्योग में इस प्रकार लोड को हमने जोड़ा है कि फेज सीक्वेंस RYB भारत में होता है। RYB मेरा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, उसको पलट के क्या कर दिया गया? RBY निगेटिव फेज सीक्वेंस कर दिया गया। ऐसा करने से क्या होगा साहब? ऐसा करने से मेरा लोड निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि फेज सीक्वेंस को चेंज करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो क्या जवाब वैज्ञानिक जी दीजिएगा? प्रकाश लोड प्रभावित होगा कि 3 फेज का लोड प्रभावित होगा? क्या राइट आंसर होगा साहब? 3 फेज मोटर लोड क्या होंगे? प्रभावित हो जाएंगे। ये सब में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंगल फेज का कोई मामला ही यहां नहीं है। डीजल जनरेटर अगर ओवर स्पीड पे चल रहा हो साथियों, तो डीजल जनरेटर को ओवर स्पीड से सुरक्षा के लिए क्या लगा रहता है? गवर्नर। आप जानते हैं विद्यार्थी, हम लोगों की बाइक भी जब आप चला रहे होते हैं तो जब बाइक आपकी चढ़ान पर जाती है तो क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर से ज्यादा फ्यूल कहां जाता है? आपके कंबशन चेंबर में जाता है।
और जब ढलान पर होते हैं तो आपका क्या होता है, फ्यूल जाना नेचुरली कम हो जाता है। ये काम कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। तो फ्यूल इंजेक्शन को मॉनिटर करने का काम किसका है साथियों, गवर्नर का है, और उसी के आधार पर संचालन हो पाता है। साहब डीजल इंजन में हमारी जो 4 स्ट्रोक की इंजन का चारों अरेंजमेंट होता है, 4 प्रक्रिया होती है, कौन कौन होती है पूछा गया है परीक्षा में। सबसे पहला है साहब सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंबशन और चौथा एग्जॉस्ट। सक्शन में तेल को खींचते हैं चैम्बर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, उसके बाद कंप्रेस करते हैं, हवा जो हमने खींचा है लिया है उसको, और कंप्रेस करने के बाद साहब हल्की चिंगारी आपको देनी होती है। फिर कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है, ताकत इंजन को मिलती है, अब धुआं सिलेंसर से बाहर निकलता है साहब चौथे स्टेज में। तो सबसे लास्ट का है एग्जॉस्ट, जिसमें हम लोग गैस को निकालते हैं। तो याद रखिएगा, सक्शन, कंप्रेशन, सक्शन के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद कंबशन, और कंबशन के बाद विद्यार्थी जी एग्जॉस्ट। लिख लीजिए, बहुत विद्यार्थी भूल जाते हैं बार बार। सबसे पहला क्या है, सक्शन, दूसरा साहब कंप्रेशन, ठीक है, और तीसरा आपका साहब कंबशन, और चौथा आपका एग्जॉस्ट। इसी को हिंदी में कहते हैं साहब चूसन, इसको कहते हैं साहब संपीड़न, इसको कहते हैं साहब दहन, और इसको कहते हैं निकास। समझ गए, सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। चलिए सरकार आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर जिसमें मेन पोल के साथ घूमने वाली फिल लगी होती है, उसमें रोटर डैश पर चलता है। जैसे गोलाई बड़ा हो गया साहब, तो क्या हो गया, साइलेंट पोल टाइप रोटर हो गया। क्या हो गया, साइलेंट पोल टाइप रोटर हो गया। साइलेंट पोल टाइप रोटर हो गया तो मेरे पोल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मेरा पोल जब ज्यादा हो गया साहब, तो पोल ज्यादा, स्पीड आपकी क्या हो गई, नेचुरली कम हो गई। 300 से 500 आरपीएम की स्पीड हमको मिलेगी, यानी स्पष्ट रूप से क्या कहेंगे, धीमी गति मिलेगी। और ये कहां यूज होगा, हाइडल पावर प्लांट में होगा, और उस समय इसका नाम होगा साहब हाइड्रो जेनरेटर होगा। क्या नाम होगा, हाइड्रो जेनरेटर होगा। इसमें शोर भी ज्यादा होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसमें आपको डैम्पर बार लगाना ही पड़ेगा, तभी यह आरंभ हो पाएगी, स्टार्ट हो पाएगी विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने में आर्क का प्रतिरोध कैसे बढ़ाते हैं। आप सब लोग विद्वान हैं साहब, आर बराबर रो एल बाय ए होता है। हम रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो दूरी क्या करेंगे, आर्क की लंबाई बढ़ाएंगे। क्या करेंगे साहब, आर्क की लंबाई बढ़ाएंगे। आर्क की लंबाई बढ़ाकर हम क्या करेंगे साहब, प्रतिरोध बढ़ाएंगे। दूसरा साहब, आर्क को पतला कर बढ़ाएंगे। देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपका मोटा आर्क है साहब, तब तो फिर जला ही देगा, इसलिए आर्क को पतला करके भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसके बाद साहब जी देख लीजिए, आर के क्रॉस सेक्शन को बढ़ाकर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो जल्दी ही जल जाएगा, ये तो मामला ही गड़बड़ कर देगा साहब। आर की लंबाई छोटा करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़िए घटिए जाएगा। लंबाई छोटा करेंगे, रेजिस्टेंस घटेगा, तो जो 2 मिनट बाद जलना हो तो तुरंत आग पकड़ लेगा, ये भी गलत हो जाएगा साहब। आग को गर्म कीजिएगा तो हीट तो और उष्मा बढ़ा करके और आगे लगाएगा साहब। तो क्या होगा, आग को छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके साहब, तो छोटे छोटे टुकड़े में जब बांट दीजिएगा तो पार्ट बाय पार्ट कर दीजिएगा, तो क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो आर्क आपकी जल्दी बुझ जाएगी साहब। बीच में सेपरेटर लगा देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा करके प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। हवा सेपरेटर का काम करता है विद्यार्थी जी, थोड़े से कुछ लगा रहे हैं।
आप तो जानते ही नेचुरल एयर दुनिया की सबसे सस्ती इंसुलेटर है। साहब जी, सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर कौन काम के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो आप सब जानते हैं साहब, ग्राइंडर के लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।